हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको उन खबरों और उन इन्फॉर्मेशंस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया आउटलेट से नहीं मिलती। और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की, सीनियर जर्नलिस्ट की। इस वक्त अफगानिस्तान का मसला एक पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर डिबेट में है और तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज किया जाए ना किया जाए, इस पर एक चर्चा चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। और अभी आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ इशारे मिल रहे हैं। इशारे कुछ इस तरह से मिल रहे हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान के सिलसिले में स्पेशल एनवॉय थॉमस वेस्ट ब्रसल्स की विजिट कर चुके हैं, इस्लामाबाद की, और मॉस्को और दिल्ली, और उनको आना है। तो बात कर रहे हैं, और जब बात शुरू हुई तो उसमें उन्होंने बताया, जब ब्रसल्स में बयान दिया तो उसमें बताया कि वो नेटो मुल्कों के साथ उन्होंने बात की है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के रिकॉग्निशन के सिलसिले। और उन्होंने ये भी बताया कि दोहा में मुलाकात होने वाली है अमेरिका के नुमाइंदों की और तालिबान के नुमाइंदों की। इस बीच में दो बड़े वाकयात हुए हैं। नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हुई है 7-8 मुल्कों की, और इसमें पाकिस्तान और चीन ने हिस्सा नहीं लिया है। एक दूसरी मुलाकात हुई है ट्रोइका प्लस के नाम से इस्लामाबाद में। इस पूरे सिनेरियो में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ अब तक हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को काफी नजदीक से देखते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज पर उनकी खास नजर है और वो एक लंबे अरसे से कई बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुके हैं। इस वक्त उनका एक वीकली कॉलम मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ मुल्कों में छपता है। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये पूरी कहानी क्या कुछ है, इसका नतीजा क्या कुछ निकलने वाला है, क्योंकि नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों मीटिंगों में क्या कुछ फर्क है, आप ये बताइए। और अमेरिका का नुमाइंदा क्या कुछ कर रहा है, वो क्या चाहता है? शुक्रिया काज़मी साहब। जैसा कि आपने फरमाया कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है, वो सिर्फ़ आलमी ताकतों के अलावा जो इलाकाई, जो रीजनल मुल्क हैं, रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी एक अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता 2.5 महीने पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई और तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा करने के बाद एक 15 दिन के बाद अफ़गानिस्तान को एक इस्लामी अमारात के तौर के ऊपर जो है उसका ऐलान किया कि वो अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी अमारात कायम करेंगे। उसके बाद से एक सिलसिला जो है सियासी तौर पर आलमी पैमाने पर शुरू हो गया कि आया इस इस्लामी अमारात को हम रिकॉग्नाइज करें एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री या नहीं। ये अपने आप में एक काविश है, एक कोशिश है जो कि जारी है, सिवाय पाकिस्तान के अभी तक किसी और मुल्क ने इसको तस्लीम नहीं किया है। लेकिन मैं यहाँ एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो आलमी सूरत हाल है और जो पेशरफ अभी हमने हाल में देखने में आई है हमारे, उससे ये ज़ाहिर होता है कि मगरबी ममालिक एक तरीके से नफ्सियाती तौर पर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, इस बात को मान चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में आइंदा भी तालिबान की हुकूमत कायम रहेगी और अब सिर्फ उनको एक सियासी तौर पर उस हुकूमत को रिकॉग्नाइज करना है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर कि अभी अफगानिस्तान के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है। तो जैसा कि आपने भी कहा, मैंने भी बताया अपने नाज़रीन को कि आलमी पैमाने के अलावा रीजनल मुल्क जो हैं वो भी उनको भी खदशा है कि जो अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है वहाँ पर उसको कैसे काबू किया जाए और अफगानिस्तान को एक मुस्तहकम यानी कि एक सिक्योर मुल्क और एक ऐसी हुकूमत वहाँ पर कायम हो जिसमें कि सभी ग्रुपों, सभी नस्लों के लोग जो हैं वो उस हुकूमत में कायम हो। तो इसी सिलसिले में ये सब बातचीत जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जारी थी और हिंदुस्तान ने इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा पहले अभी फिलहाल इस हफ्ते में पेशरफ्त की और उसने न्यू दिल्ली डायलॉग या रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जो कि पहली मर्तबा नहीं हुई है। ये इससे पहले 2018 और 2019 में भी मुनक्किद की जा चुकी है। इस मुलाकात का मकसद जिसमें कि मुख्तलिफ मुल्कों के NSAs ने शिरकत की,
तकरीबन कुल मिलाकर इसमें 8 ममालिक शामिल थे, जिसमें रूस और हिंदुस्तान के अलावा अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान और वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि अफ़गानिस्तान के करीब मौजूद हैं, उनके एनएसएज़ ने इस मुलाकात में शिरकत की। इस मुलाकात का जो मेन फोकस था वो था रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी दहशतगर्द या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या दहशतगर्द या टेररिस्ट एलिमेंट्स को उस जमीन को इस्तेमाल करने और किसी और मुल्क के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके अलावा हम राहत रसानी या ह्यूमैनिटेरियन एड का काम अफगानिस्तानी हुकूमत और वहां के आवाम के लिए किस तरह कर सकते हैं, इस पर भी बातचीत हुई। नई दिल्ली एलानिये में ये जाहिर किया गया कि हम पूरी तरह कमिटेड हैं अफगानिस्तान में एक पीसफुल और एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम करने के लिए, और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर जो टेररिज्म है उसकी जड़ें, उसकी बुनियाद बिल्कुल खोखली कर दी जाए ताकि वो किसी और मुल्क पर हमला ना कर सके। दिल्ली में जो एनएसएस मौजूद थे उनसे वजीर आजम मोदी ने भी मुलाकात की और उनके सामने एक 4 पॉइंट एजेंडा या एक 4 पॉइंट पीस प्लान का उन्होंने जिक्र किया कि वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम इस बात को यकीनी बनाएं, इस बात को इंश्योर करें कि अफगानिस्तान से मंशियात यानी ड्रग्स और असलहा यानी कि आर्म्स की स्मगलिंग बंद हो। दूसरे, वहां पर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने पांव जमाने की इजाजत ना दी जाए, उनके खिलाफ काम हो। और चौथी जो उनके हिसाब से सबसे ज्यादा अहम जरूरत है वो है कि हम किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अफगानिस्तान को मुहैया कराएं और इस ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई भी मुल्क किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना कर सके। यानी कि उन्होंने एक तरीके से इसमें पाकिस्तान का नाम लिया। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुलाकात में पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए यूसुफ मुईद ने इस मुलाकात में शिरकत करने से मना कर दिया और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि सिफारती हलकों में बहुत कम दिया जाता है। ऐसे अल्फाज सिफारती हलकों में बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को एक स्पॉइलर मुल्क करार दिया, यानी कि एक ऐसा मुल्क जो कि सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। और उन्होंने कहा कि एक स्पॉइलर मुल्क पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल नाकाबिले फहम चीज है। इसके बाद हिंदुस्तान ने भी बर्जस्ता उसका जवाब देते हुए कल हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने पाकिस्तान के इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि दरअसल इस पूरे मामले में जो फसाद की जड़ है वो लगता है कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से ये कभी बर्दाश्त नहीं है कि वो हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान में कोई सेंट्रल या इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। वो सिर्फ ये चाहता है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की इजारेदारी कायम हो सके। अब आगे चलते हैं कि अभी हम 10 और 11 को ये नई दिल्ली कॉन्फ्रेंस होनी थी और एकदम से ऐलान ये किया गया कि साहब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 11 नवंबर यानी कल के रोज एक मीटिंग जो है वो तलब की गई, जिसे ट्रॉयका प्लस का नाम दिया गया। इसमें रूस, चीन, अमेरिका के स्पेशल इन्वॉयज जो अफगानिस्तान के लिए नामजद किए गए हैं और पाकिस्तान के भी स्पेशल इन्वॉय अफगानिस्तान के लिए वो मौजूद थे। और इस मौके पर अबूरी हुकूमत में जो वजीर खारजा है अब अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज यहाँ देखने में आई कि नई दिल्ली इजलास में भी और इस्लामाबाद इजलास में भी अफगानिस्तान के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। दोनों जगह ये मुलाकातें जो हैं एनएसए और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान हुई। हाँ, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद में मुत्तकी साहब ने जो है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से, वहाँ के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। लेकिन एक ये बहुत ही अजीब बात लग रही है कि आप जिस मुल्क के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि आपका इस वक्त सेंट्रल इशू है, उसका ही कोई नुमाइंदा उस मीटिंग में मौजूद ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इसके बावजूद तालिबान की जानिब से जो बयानात आए हैं उसमें उन्होंने हिंदुस्तान में होने वाली नई दिल्ली मीटिंग का खैर मकदम किया है और अफगान हुकूमत के और तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन, मुजद्ददी साहब, इन सब लोगों ने जो है अपने बयानात में कहा है कि हम
नई दिल्ली इजलास का खैर मकदम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली इजलास में कुछ ऐसी चंद चीजों के ऊपर इत्तेफाक राय यानी कि कंसेंसस कायम होगा जिससे कि अफगानिस्तान और वहाँ के अवाम की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, इस्लामाबाद वाली मीटिंग में क्या कुछ हुआ? इस्लामाबाद में थोड़ा-सा बताइए कि वो क्या कुछ खास निकात थे जिस पर इस्लामाबाद में जोर दिया गया? अपनी तकरीर में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो एक बहुत जबरदस्त मुआशी बहरान या इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के दहाने पर खड़ा हुआ है और अगर मगरबी ममालिक और खास तौर से अमेरिका वो असेट्स जो कि उन्होंने फ्रीज कर दी हैं उनको अगर रिलीज नहीं करता है तो फिर आप किस तरह से ये उम्मीद करते हैं कि तालिबान हुकूमत जो है वहां पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम की हेल्प के लिए और अपने दीगर कामों के लिए कोई काम कर सके क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई भी पैसा मौजूद नहीं है। तो इसलिए सबसे अव्वलीन तरजीह जो है वो हमें अफगानिस्तान की जो एसेट्स फ्रीज की गई हैं उनको फ्री करना है। उसके बाद हमें एक ऐसे इकोनॉमिक प्लान के ऊपर काम करना चाहिए जिससे कि अफगानिस्तान एक सिक्योर और पूरी तरह डेवलप और एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर इलाके में सामने आए और उसके बाद उसके अवाम को भी उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो महसूस हो। वहाँ के अवाम जो कि अभी उनको भुखमरी का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो महाजिर बनने पर भी मजबूर है और इसके अलावा अभी जो वर्ल्ड बैंक की आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक 80% अफगानी अवाम जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जब तक हम वहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू करेंगे, तालिबान हुकूमत अपने नए डिपार्टमेंट्स नहीं कायम करेगी, उसमें लोगों को नौकरी नहीं देगी, तब तक वहां पर जो है खुशहाली आने की उम्मीद कम है। इसलिए हमें एक ऐसा पैकेज बनाना चाहिए कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सकें। इसके अलावा साथ साथ टेररिज्म के ऊपर भी बातचीत हुई और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर भी बातचीत हुई। अच्छा, ये नई दिल्ली और इस्लामाबाद की मीटिंग्स के साथ-साथ पैरेलल अमेरिका के अफगानिस्तान के सिलसिले में जो नुमाइंदे हैं, थॉमस वेस्ट, वो यूरोप और इस इलाके के मुल्कों का भी दौरा कर रहे हैं, अभी दौरे के दरमियान ही हैं। क्या पहली बात तो ये कि क्या आप समझते हैं कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद की मीटिंगें जो हुई, उनमें दोनों में अमेरिकन कंसेंट था? क्या अमेरिका के वो जो खास नुमाइंदे हैं, वो किसी एक नुक्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं सारे मुल्कों को? क्या कुछ उनका गेम प्लान क्या है? चूंकि अफगानिस्तान में चाइना और तालिबान के ताल्लुकात अब तक बहुत खुल के आ चुके हैं। तालिबान कह चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर चाइना होगा। चाइना और अमेरिका का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कह सकते हैं, जो एक दूसरे को वो बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी सूरत में अमेरिकी नुमाइंदे जो हैं वो किस नतीजे पर ले जाना चाहते हैं इन इलाके के मुल्कों को और खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान को? देखिए काज़मी साहब, जहाँ तक गेम प्लान का ताल्लुक है तो उसके खदोखाल या उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस के बारे में अभी कुछ भी कहना जो है वो कल वक्त होगा। लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये जो पूरा एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, इसके पीछे अमेरिका का एक नुमायाँ रोल रहा है क्योंकि अमेरिकी हुक्काम ने तालिबान हुक्काम के साथ उनकी बातचीत दोहा में जारी है और अभी आला हुक्काम जो हैं, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के ओहदे पर फायज़ हैं, उनकी मुलाकात दोहा में होने वाली है। इसके अलावा जो अभी बातचीत का हालिया सिलसिला चल रहा था, उसमें एक चीज़ सब लोगों को जो बहुत खटक रही थी और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी सियासतदानों को, वो ये थी कि इस पूरे पीस प्रोसेस में हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल एब्सेंट नज़र आ रहा था। तो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए भी और एक रीजनल पावर के तौर पर, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसके कि तारीखी रवाबित रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ में, इन हालिया अरसे में हिंदुस्तान ने तकरीबन $3 अरब जो हैं वो अफगानिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल कायम करने के लिए, वहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए और वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए अफगानिस्तान को मुहैया कराए हैं। और हिंदुस्तान को लगता है कि उसके
अफगानिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात रहे हैं और उसको एक सेंट्रल रोल अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस और रीस्टैब्लिशमेंट में और रीडेवलपमेंट में जरूर अदा करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हिंदुस्तान ने जो है वो डीआरएसडी की जो मीटिंग नई दिल्ली इजलास के तौर पर जो अभी हाल में हमारे सामने आई, जो 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में हुई, वो मुनक्किद की ताकि हिंदुस्तान जो है वो फिर से रेलिवेंट हो सके अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में। दूसरी जानिब, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान मंदूब ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने पैरेलल 11 नवंबर को ही अपने यहाँ एक दूसरा इजलास किया और इस इजलास में जैसा कि आपने बताया कि थॉमस वेस्ट जो हैं, जो स्पेशल एनवॉय हैं अमेरिका के फॉर अफगानिस्तान, उन्होंने भी शिरकत की। थॉमस वेस्ट ने पिछले महीने ही ज़िल्मे खलीलजाद से इस ओहदे को संभाला है और वो अमेरिका से सबसे पहले ब्रसल्स गए, जहां पर कि उन्होंने नाटो के और ईयू के हुक्काम से भी मुलाकातें की और उनसे पूरे अफगान पीस प्रोसेस और वहां पर उसके डेवलपमेंट और खास तौर से ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में बातचीत की। तो ईयू मुल्कों का भी और नाटो के जो मुल्क हैं उनका भी ये कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड होनी चाहिए कि हम किस तरह इंसानी बुनियादों पर अफगानी अवाम को जल्द अज जल्द राहत रसानी का सामान और मदद मुहैया करा सकें, ताकि जो सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है उससे पहले उन्हें कसीर मकदार में गेहूं और खाने पीने की दूसरी अशिया, पीने का साफ पानी, ये सब मुहैया कराया जा सके ताकि उनको ज्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो वेस्ट जो है वो एक एश्योरेंस लेकर आए हैं ईयू की तरफ से कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया। अभी उनको मॉस्को और नई दिल्ली भी तशरीफ लाना है, हो सकता है वो यहाँ पर भी इस बात करें और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तानी वजीर आजम ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो अफगानी अवाम को ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो मुहैया कराना होना चाहिए। तो इस पूरे सिनेरियो में ये लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड, रीडेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 नुक्ते हैं जिसपे कि आलमी बिरादरी इस वक्त काम करना चाहती है। अब इसमें एक रोल जो है वो आता है चीन का, कि चीन अफगानिस्तान में क्या करना चाहता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, चीन जैसा कि अब तक उसका एक ट्रेंड रहा है, वो सिर्फ लफाजी करने में माहिर है और गुज़िश्ता अरसे में उसने कहा था कि वो $30 लाख जो है वो अफगान हुकूमत को मुहैया कराएगा अफगानिस्तान के रीडेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी तक उसमें से बहुत 10% ही उसने मुहैया कराया है। इसके बावजूद के तालिबान के अनासिर और तालिबान के आला हुक्काम ने कहा है कि अफगानिस्तान के रीडेवलपमेंट में चीन एक सेंट्रल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। अच्छा, मैं मुख्तसर एक आखिरी सवाल का जवाब चाहता हूं कि अब जब अमेरिका खुद एक तरह से तालिबान की वकालत करने का सिलसिला शुरू हो गया और तालिबान को एक तरह से वो ये भी कहना चाह रहा है कि आपके यहाँ जो दाइश है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तालिबान अब से पहले अपने पड़ोसी मुल्कों से सबसे कह चुका है कि अमेरिका को ना एयर स्पेस दें, ना फौजी अड्डे दें इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसा टकराव का माहौल होने के बावजूद अब तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करने की जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसकी क्या कीमत लेगा और आपको क्या लगता है कब तक रिकॉग्निशन मिलने शुरू हो जाएंगे बड़ी तादाद? देखिए, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और थॉमस वेस्ट का जो तकरीरी हुई है, उसके बाद मुझे ये लगता है कि इस सिलसिले में पेशरफ्त जो है वो बहुत जल्द मुतवक्के की जा सकती है कि ज्यादातर मुल्क जो हैं वो अफगान तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। और जहां तक अमेरिका का किसी रोल का ताल्लुक है, तो अमेरिका, जैसा कि हमने आपसे कई एपिसोड्स में इस बात के ऊपर भी तबादला ख्याल किया है कि गुज़िश्ता 20 साल के अरसे में जब अमेरिकी फौजें वहां पर मौजूद थी, तो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट, अमेरिकन मिनरोलॉजिस्ट, इन लोगों ने वहां पर एक्सकेवेशन और आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लोरेशन के जरिए जो है वो निशानदेही की है कि अफगानिस्तान के पास कितनी मिनरल वेल्थ है।
अब अमेरिका को ये अंदाजा हो चुका है कि अगर उसको ये मिनरल वेल्थ चाहिए, और ये मिनरल वेल्थ सिर्फ अमेरिका को नहीं चाहिए बल्कि चीन भी उसका हिस्सा चाहता है, रूस भी उसका एक हिस्सा चाहता है, हिंदुस्तान भी उसका एक हिस्सा चाहता है। तो इन मुल्कों को एक ये चीज रियलाइज हो रही है कि अगर वाकई में वो अफगानिस्तान से उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो वो बंदूक की नोक पर नहीं होगा, बल्कि वो एक पीसफुल स्टेबल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में कायम करने के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि अगर बंदूक की नोक पर करना होता तो 20 साल पहले कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा कोई भी मुल्क नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो तालिबान को अपना काउंटर पार्ट बनाकर अब उस नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल और उसका एक्सकवेट करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये एहसास और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि आप बंदूक की नोक पर कोई काम नहीं कर सकते। आप अगर अमन और साथ मिलकर इश्तराक और कोऑपरेशन के साथ कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके अपने गोल जो है वो आप जल्दी हासिल कर सकें। और यही अफगानिस्तान में भी लगता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया या चाइना अपने रिसोर्सेज वहां पे लेके जाते हैं एक्सकेवेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए, तो उसका असर जो है, एक पॉजिटिव असर जो है वो अफगान इकोनॉमी को भी मिलेगा, अफगानी अवाम को भी मिलेगा और अफगानी हुकूमत को भी मिलेगा। और उसके साथ साथ एक दूसरी बात यह है कि जब किसी भी मुल्क में खुशहाली या प्रोस्पेरिटी आती है तो वहां पर शिद्दत पसंद अनासिर की जो एक गिरफ्त होती है वो गिरफ्त कमजोर होती चली जाती है, क्योंकि अब अवाम खुशहाल है और वो ये चाहते हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमत कायम रहे जो कि हमें खुशहाली के रास्ते पर आगे लेके चले, और वो उन शिद्दत पसंद या दहशत पसंद अनासिर से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब। नतीजा तकरीबन जो आपने दिया कि वो इंसान दोस्ती का मामला नहीं है। हर मुल्क अपना अपना वहां से कुछ माल उठाना चाहता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। और अफगान अवाम पिछले 20 साल से तो ये जंग और उससे पहले रशिया वहां पर था, सोवियत यूनियन, वो सब बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन आम अफगान आज भी भूखा है और वो एक एक लुकमे के लिए, एक एक रोटी के लिए परेशान है। ये दुनिया की ताकतें वहां से बहुत कुछ लूटना चाहती हैं। मामला सिर्फ रिकॉग्निशन का नहीं है, रिकॉग्निशन के साथ साथ अपना कुछ हिस्सा लूट का माल लेकर के निकल के जाने का है। तो ये बहरहाल दुनिया की तकरीबन इसी तरह की कहानियां बहुत से मुल्कों में हमें मिलेंगी कि बड़ी ताकतें मुल्कों को तबाह करती हैं और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करती हैं। अब तक हमने मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ देख लिया है लुटते हुए, और किस तरह से वहां हुकूमतें बिठाई गई हैं, और जो हुकूमत उनकी पसंद नहीं आती उसको रजीम चेंज की बात की जाती है। तो ये बहरहाल एक ज्यादा से ज्यादा माल लूटने का एक प्रोसेस है। इंसानों की जिंदगियां कितनी तबाह हो जाती हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं, लेकिन लुटेरे जो हैं वो अपना लूटने का काम मुसलसल जारी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैंने आपसे इसीलिए बात की कि आप इन तीनों चीजों को, नई दिल्ली, इस्लामाबाद मीटिंग और अमेरिका के नुमाइंदे की मुख्तलिफ मुल्कों में जो मीटिंगें हो रही हैं उसको सबको मिला करके देखा जाए ताकि हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर सूरत हाल को समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे तो? जी काज़मी साहब, मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमने कॉलोनियलिज़्म जो है उसको हिंदुस्तान में देखा है कि किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा, और अब जबकि पूरी दुनिया में एक आप ये कहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो कायम है, तो उसमें ये कॉलोनियलिज़्म जो है वो अब इकोनॉमिक इंपीरियलिज़्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और उसकी ताज़ा मिसाल हमें देखने को मिलेगी अफगानिस्तान में कि किस तरह एक मुल्क को आप इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं और थोड़ा बहुत उसके डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी खर्च करते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो है ये दुनिया में अभी जारी रहेगा। शुक्रिया। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। ये आपने बहुत ही मुनासिब और ऐसी बात कही जो लोगों को आम तौर पर समझ आएगी। और इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म हम भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं, किस तरह से छोटे कारोबारियों को तबाह किया जा रहा है, बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और उनके ताल्लुक कहीं ना कहीं उन्हीं इकोनॉमिक इंपीरियलिस्ट पावर्स से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।